अच्छा हुआ जो उस झूठे मालिक से पीछा छूटा, वरना कमबख्त एक दिन मुझे ही बेच देता। अब इस जंगल में रहने की कोई व्यवस्था करनी होगी, वरना ये जंगल छोड़कर जाना पड़ सकता है। महाराज, जल्दी गुफा के पास चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। क्या बात है? गुफा में क्या हुआ है? आप चलिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। कल रात कोई आया और वो रत्न चोरी करके चला गया महाराज। क्या मेरा रत्न चोरी हो गया है? महाराज, हमें माफ कीजिए, हम आपकी जादुई रत्न की रक्षा नहीं कर पाए। मूर्खों, तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? पता है वह रत्न जादुई है। तुम लोग कुछ भी करो, मगर मेरा रत्न मुझे ला के दो। शेर की बात सुन के दोनों बहुत घबरा जाते हैं। पूरे जंगल में सबूत ढूंढने लगते हैं। ओए हाथी, क्या तुमने रत्न चोर को देखा है, या फिर उस रात को इस संदिग्ध को देखा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो कल जंगल में नहीं था, शादी के लिए हथनी ढूंढने गया था। ओए हिरन, क्या तुमने किसी अजनबी को देखा है जो इस जंगल का नहीं है? हाँ, देखा तो है, मगर वह महान साधु है। मुझे नहीं लगता कि वह चोर होंगे। चोर तो चोर होता है हिरन, चाहे वो साधु के रूप में हो या कोई राजा के रूप में। वहीं दूसरी तरफ लकड़बग्घा भी सबूत ढूंढ रहा था। खरगोश, क्या तुमने कल कोई संदिग्ध को देखा है जो जंगल में रत्न की चोरी करने आया था? क्या रत्न की चोरी हो गई? ये कैसे हुआ? वो सब छोड़ो, तुम अभी ये बताओ कि क्या तुमने कल रात कोई अजनबी देखा है? किसी पर संदेह है? नहीं, मैं तो घर में ही था, मुझे कुछ मालूम नहीं। दोनों शेर के पास पहुंचे। महाराज, पूरा जंगल ढूंढ लिया, मगर कोई भी जानवर हमें ऐसा नहीं मिला जिस पर हमें संदेह हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, मैंने सुना है कि जंगल में एक साधु आया है। वो बहुत ही अंतर्यामी है, हो सकता कि वो चोर का पता लगा ले। क्या जंगल में कोई साधु? मुझे उसके पास ले चलो। जब शेर, चीता और लकड़बग्घा वहां पहुंचे तो देखा कि एक बकरी सभी जानवरों को कुछ उपदेश दे रही है। अच्छा, तो तुम हो इस जंगल की साधु। यहाँ किसकी अनुमति से आई हो? बकरी को अंदाजा नहीं था कि शेर खुद उसके पास आ जाएगा। महाराज, मैं यहाँ भगवान की मर्जी से आई हूँ। मुझे लगता है कि इस जंगल में कोई संकट आने वाला है। अच्छा, तो बताओ क्या संकट आने वाला है इस जंगल में? महाराज, आपके पूर्वजों का जादुई रत्न गायब हो चुका है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं। बकरी को कुछ जानवरों ने रत्न की चोरी की खबर दे दी थी। रत्न की बात सुनकर शेर बहुत भावुक हो गया। साधु महाराज, मेरी सहायता करो। वह मेरे पूर्वजों का चमत्कारी रत्न है। मुझे किसी भी हाल में वापस चाहिए। शेर के बात सुनकर बकरी चौंक गई। मन ही मन वो सोचने लगी, धत तेरी की, ये क्या हो गया? मैं तो बस यहाँ साधु बनकर आराम से जीवन जीने आई थी, मगर इस चोर के बच्चे ने मुझे फंसा दिया। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। महाराज, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें, मैं ध्यान लगाकर आपको बता दूंगी कि कौन चोर है। अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन बीत चुके थे। शेर बकरी के पास पहुंचा। क्या हुआ बकरी, कुछ पता चला कि कौन चोर है? महाराज, मुझे ये बताएं कि क्या आपके साथ कोई और आया है? नहीं नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। महाराज, जरूर बताऊंगी। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके अलावा किसी और ने वो रत्न देखा था? नहीं, मैंने हमेशा उसे छुपा कर रखा था ताकि कोई उसकी नकल ना करे और कोई चोरी करके उसके स्थान पर नकली रत्न ना रख सके। ठीक है, आप कल सभा बुलाएं, मैं वहां आऊंगी और वहां कुछ बोलूंगी। अगले दिन शेर ने सभा बुलाई। बकरी भी वहां आई थी। चलो बकरी, अपनी शक्ति से पता लगाओ इनमें से कौन चोर है। महाराज, मैं अपनी शक्ति से आज ऐसा करूंगी कि किसी ने सोचा नहीं होगा। आज से जब भी कोई सोएगा, मुझे मालूम हो जाएगा कि कौन चोर है। बहुत खूब बकरी, मुझे तुम पर विश्वास है। सभी जानवर चले गए। अगले दिन फिर सभी सभा में पहुंचे। बोलो बकरी, कौन चोर है?
महाराज, लगता है मेरी शक्ति ने काम नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं आज अपनी शक्ति को और बढ़ाऊंगी। कल जब भी कोई सोएगा वह खुद बता देगा कि वह चोर है। अगले दिन शेर बेचैन होकर सभा की जगह पर बैठा था। महाराज, 2 दिन बीत चुके हैं, बकरी ने अब तक कुछ नहीं किया है, बस दिन को बढ़ा रही है। ये करूंगी वो करूंगी मगर कुछ नहीं कर रही हैं। चीते, जब उम्मीद नहीं होती तब भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सुबह हुई। सभा में शेर बेचैन होकर बकरी के कुछ कहने का विचार कर रहा था, मगर सब्र का बांध टूट गया। बकरी कुछ नहीं बोलती है। बकरी, कुछ बोलो भी, अब बताओ। महाराज, मुझे माफ करें, मैं आज भी आपको नहीं बताऊंगी कि कौन है चोर। बकरी, अगर कल चोर सामने नहीं आया तो मैं तुम्हें चोर साबित कर दूंगा। आज भी मैंने अपनी सिद्धि बढ़ा दी है। आज अगर कोई नींद लेता है वह कल खुद बता देगा कि वह चोर है। सभी सभा से चले जाते हैं। रात का समय था, शेर आराम कर रहा था। तभी लकड़बग्घा वहां पहुंचा। महाराज, मुझे लगता है बकरी ही असली चोर है, क्योंकि वो हमारे जंगल की नहीं है, बाहर से आई है। और देखिए ना, हमें कितने दिनों से घुमा रही है। क्या सच में उसके पास शक्ति है जिससे वो हमारे सोने या नींद लेने से पता लगा लेगी कि कौन चोर है? मुझे नहीं लगता कि बकरी चोर है। अगर ऐसा होता तो वह कब का जंगल छोड़कर चली जाती, मगर वह नहीं गई। इसका मतलब वह हमारी मदद कर रही हैं। बकरी यहाँ वहाँ देखती, तभी उसे भीड़ में लोमड़ी और लकड़बग्घा खड़े खड़े नींद लेते हुए नजर आते हैं। अब सच सच बताओ बकरी, कहाँ है चोर? महाराज, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह चोर आपका ही शागिर्द लकड़बग्घा है और उसके साथ मिली है ये दुष्ट लोमड़ी। नहीं नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। ये बकरी झूठ बोल रही है, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे सब मालूम हो गया लकड़बग्घे। जब तुम लोग सोए तो मेरी शक्ति ने बता दिया कि तुम लोग चोर हो। नहीं महाराज, मैं तो सोया ही नहीं, तो कैसे इसे पता चला कि मैं चोर हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? कल तुम क्यों नहीं सोए? महाराज, वो मैं चोर के बारे में रात भर सोच रहा था, उसी कारण मैं सो नहीं पाया। मैंने कब कहा कि तुम सोए थे लकड़बग्घे? सोई तो तुम्हारी साथी लोमड़ी थी। बेचारी कितनी गहरी नींद में थी। लकड़बग्घा गुस्से में आ गया और लोमड़ी को चिल्लाकर बोला, बेवकूफ़ लोमड़ी, क्या ज़रूरत थी सोने की? अगर कल बस नहीं सोती तो आज बकरी चोर साबित हो जाती, हम बच जाते। अरे मूर्ख प्राणी, ये बकरी झूठ बोल रही है। मैं भी 3 दिन से सोई नहीं थी, इसलिए बड़ी चालाकी के साथ हमारा सच हमारे ही मुंह से निकाल दिया। गद्दारो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। कहाँ है वो रत्न? महाराज, वो रत्न काली गुफा में है, प्लीज हमें माफ करें महाराज। तुम लोगों को जंगल में रहने का कोई हक नहीं है, जाओ। दोनों मुंह लटकाए चले जाते हैं। शाबाश बकरी, आखिर ऐसा ख्याल कैसे आया? वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या ये सच में असली रत्न है? मुझे लगता है कि इसमें कोई ताकत नहीं है। तुम सही कह रही हो, ये मामूली रत्न है, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बहुत ही आसान है महाराज। अगर वह जादुई होता तो अब तक लोमड़ी और लकड़बग्घा आपके खिलाफ बगावत कर चुके होते। इसलिए मैंने ये नींद वाली नाटक रची। 3 दिन से बेचारे सोए नहीं थे, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े और डरे हुए थे और उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। बहुत खूब बकरी, मगर मुझे मालूम है तुम कोई साधु नहीं हो। अरे बाप रे, आपको कैसे मालूम हुआ? अगर तुम दिव्य साधु होती तो कब का इन्हें पहचान लेती, मगर तुम एक साधारण सी बकरी हो, इसलिए तुमने दिमाग लगाकर इन्हें पकड़वाया और अपने आप को बेगुनाह भी साबित किया। मुझे माफ करें महाराज, मैं तो गांव से भागी एक मामूली बकरी हूँ जो इस जंगल में जीवन जीने के लिए साधु का भेष बनाकर घूम रही थी। वाह, कितना सुंदर मौसम है, सूरज भी खिली हुई है। ऐसा ही मौसम में शिकार करने का अगल ही मजा है। शेर सिंह शिकार पर निकला था, मगर उसे मालूम नहीं था कि शिकारियों ने बहुत जगहों पर जाल बिछा कर रखा है। तभी चलते चलते उसका एक पैर जाल में फंस गया और बुरी तरह घायल हो गया। शिकारियों के जाल में मुझे घायल कर दिया। एक बार ये शिकारी मुझे मिल जाए, ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेंगे।
शेर घायल होकर अपनी गुफा में पहुंचा और वैद्य को बुलाया। देखिए ना, आज जब मैं शिकार के लिए निकला था तब एक जाल में मेरा पैर फंसा और घायल हो गया। इसकी दवा मुझे बनाकर दीजिए। महाराज, ये पैर बहुत जख्मी हो चुका है। मैं दवा भी दूं तो इसे ठीक होने में बहुत दिन लग जाएंगे। लगता है वो जाल बहुत ही मजबूती के साथ आपके पैरों में जकड़ा था। जी वैद्य जी, कसम से बहुत दर्द हुआ। फिलहाल आप मुझे दवा दीजिए, बाकी की बात कल करेंगे। भालू शेर का इलाज करके गुफा से बाहर आया, लेकिन उसे गुफा से बाहर आते एक भेड़िए ने देख लिया। क्या हुआ वैद्य जी? महाराज, सब कुशल मंगल है ना? उन्हें क्या हुआ है? क्या बताए भैया, शिकारी के जाल में उनका पैर फंस गया और एक पैर जख्मी हो गया है। मुझे लगता है अब तो वो शिकार भी नहीं कर सकते। भगवान उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। भेड़िया भागते भागते अपने 2 और भाइयों से मिला। मैं ऐसा खबर लाया हूँ जिसे तुम लोग सुन के खुशी से झूम उठोगे। बड़ा मुस्कुरा रहा है। ऐसी क्या खबर है? हमें भी तो पता चलना चाहिए। कहीं तुमने बड़ा शिकार तो नहीं किया? कोई शिकार नहीं किया है और ना ही उसके बारे में बात करने आया हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि शेर का एक पैर बुरी तरह घायल है और वैद्य ने उसे आराम करने के लिए बोला है। अच्छा, तो हमें इससे क्या फायदा होगा भाई? होगा, जरूर होगा। हम सब शेर के पास जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनके लिए शिकार ढूंढेंगे। फिर धीरे धीरे की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद हम कहेंगे कि हमें राजा बना दीजिए, वरना हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद वो हमें मजबूरन राजा बना देगा। वाह, बहुत ही शानदार आइडिया है। मगर जानवरों का क्या वो हमें राजा बनने देंगे? हम जानवरों से मीठी मीठी बात करके अपने तरफ कर लेंगे और उन्हें शेर के खिलाफ भड़काएंगे, जिससे वो हमें राजा बना दें। तीनों शेर के पास पहुंचते हैं। शेर उन्हें देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम तीनों यहाँ क्या करने आए हो? हमने आपके बारे में पता किया है महाराज, और हमने सुना है कि आपका एक पैर बुरी तरह घायल हो चुका है। तुम सही कह रहे हो। इस पैर के साथ शिकार करना मुश्किल है, मगर मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। हमारे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए भोजन लाया करेंगे। आप बस हुक्म दीजिए, आपको क्या चाहिए। सच में? तुम लोग मेरे लिए शिकार लाओगे? अगर ऐसा है तो मैं आज हिरन खाऊंगा। जाओ, मेरे लिए हिरन लाओ। तीनों भाई जंगल में हिरन का शिकार करके शेर को देते हैं। हिरन को देख करके शेर कहता है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो आज पार्टी करवा दी। ऐसे तो मैं शिकार कभी बांटता नहीं हूँ, मगर हिरन बहुत बड़ा है और तुम्हारी मेहनत लगी हुई है, इसलिए इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। शेर भेड़ियों की चाल में फंस चुका था। अब धीरे धीरे भेड़िए शेर का विश्वास जीतने के लिए उसके कहे अनुसार ही शिकार लाते और एक तरफ जानवरों का विश्वास जीतने की कोशिश किया करते। आप सभी को मालूम है, हमारे बेचारे महाराज अब लंगड़े हो चुके हैं, इसलिए हम भाइयों ने उनकी मदद के रूप में शिकार लाते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत राहत भी देते हैं। मगर अब महाराज चाहते हैं कि अब हम जंगल के कार्यभार भी संभालें, इसलिए जिनको भी प्रॉब्लम है अब महाराज के पास ना जाकर हमारे पास ही आया करें, हम मदद करेंगे। शेर के पास फरियाद ना आने से वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने एक भेड़िए को बुलाया। सुनो भेड़िए, आजकल मेरे पास कोई फरियाद लेकर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या जंगल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं महाराज, अब हम भाइयों ने सोचा है कि आपको आराम देने के लिए हम ही जंगल का छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करेंगे। आपको ज्यादा जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। वाह, मेरे बारे में कितना सोचते हो। क्या क्या जहमत उठा रहे हो। मेरी जिम्मेदारी भी उठा ली, इसके बदले मैं तुम लोगों को इनाम जरूर दूंगा। शुक्रिया महाराज, अब ठीक हो जाएं, फिर इनाम दीजिएगा। भेड़िए के जाने के बाद शेर सिंह सोचता है, अच्छा ये चाल है भेड़ियों की। मुझे भोजन देकर मुझे ही कमजोर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं उनके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा और जंगल के जानवरों को भी अपने तरफ कर रहे हैं। मुझे इन सभी भाइयों पर नजर रखवानी चाहिए, वरना ना जाने ये क्या प्लान जमा रहे हैं। इसके बाद उसने अपने भरोसेमंद साथी बाघ को बुलाया। बाघ, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। तुमने मेरे बहुत से परेशानियों में साथ दिया है। अब मैं चाहता हूं कि एक बार तुम फिर मेरी मदद करो। बोलिए महाराज, क्या करना है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप बस हुक्म दीजिए। तुम्हें इन तीनों भेड़ियों भाइयों पर नजर रखनी है।
ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे पल पल की जानकारी चाहिए। जी महाराज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी को नहीं लगता कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है? अब देखो ना, हमारा राजा लंगड़ा और कमज़ोर हो चुका है। उसे भोजन भी हम देते हैं और उनका दरबार भी हम संभाल रहे हैं। अब उनमें राजा वाला गुण नहीं है। सही बात है। हमारा राजा शेर सिंह अब कार्यभार संभालने में असमर्थ है। उनके बदले नए राजा होना चाहिए। मगर उनके बाद राजा कौन बनेगा? देखो ना, हम भाइयों ने जंगल की कितनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने ना किया हो। अब इतना तो हक बनता है कि हमें राजा बना दिया जाए। बिल्कुल, हमने ये सोचा ही नहीं। खैर, हम जंगल वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे और सभी जानवरों की रजामंदी से इन भेड़िए भाइयों को नया राजा बना देंगे। सभी शेर सिंह के पास चलो, उन्हें हम अपने राय के बारे में बताएंगे। बाघ सारी बात सुन रहा था, तुरंत शेर के पास पहुंचा। महाराज, उन भेड़ियों ने गजब की चाल चली है। सभी जानवरों को बहला फुसलाकर आपके खिलाफ कर दिया है। मैंने सुना है कि वो जंगल वोटिंग की सहायता से उन्हें नया राजा बना देंगे। अच्छा, उन भेड़ियों ने ये चाल चली है। मुझे कुछ करना होगा, वरना वो जंगल में राज करके इसे नष्ट कर देंगे। जानवर भोले हैं, उनकी बातों में मैं फंस गया था, तो ये जानवर क्या चीज है? सभी जानवर शेर के पास पहुंचे। महाराज, माफ कीजिएगा, मगर हमें लगता है कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। आप सभी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं घायल हूं, लेकिन इस जंगल का राजा कौन बनेगा? ये तीनों भेड़िए, ये बनेंगे नए राजा। इनमें आपके जैसे सभी गुण हैं। ये जंगल में नए राजा का कार्यभार संभाल लेंगे। ये असंभव है। जंगल में 3 राजा नहीं हो सकते। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? मैं इन तीनों में से एक को राजा बनाऊंगा। जिसमें सभी गुण होंगे वही राजा बनेगा। मैं इनकी एक परीक्षा लूंगा। काली गुफा में एक रहस्यमय फूल उगता है जो मेरी घाव को आसानी से भर देगा। लेकिन एक दिक्कत है, आप तीनों भाइयों को आधा आधा रास्ता मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों एक साथ काम करें और वो फूल मेरे लिए लाएं। राजा बनने की बात सुन के तीनों बहुत खुश हो गए, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये सब शेर की चाल थी। शेर की बात सुन के तीनों उस फूल को लाने चले गए। इधर बाघ शेर के पास पहुंचा। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्हें एक साथ भेजकर उनका काम आसान कर रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी है। तुम चिंता मत करो बाघ, मुझे यकीन है वो तीनों उस फूल को नहीं ला पाएंगे। उनका लालच ही उन्हें हरा देगा। तुम इनका पीछा करो, तुम्हें रास्ता मालूम है। अगर ये फूल ना ले पाए तो तुम ले आना। तीनों भेड़िए एक जगह पर पहुंचे। वहां अलग अलग रास्ता देख पहले भेड़िए ने कहा, बड़े भैया, आपको इस रास्ते के बारे में पता है। आप ही बताएं कि कौन सा रास्ता सही है। अच्छा मौका है, इन दोनों को गलत रास्ते में भेज दूंगा और सही रास्ते में पहुंचकर वो फूल ला लूंगा। देखो भाइयों, मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। तुम उस रास्ते में जाओ और तुम इस रास्ते में, मैं इस वाले में जाऊंगा। मुझे लगता है कि तीनों रास्ते एक जगह में मिलते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर जाओ। दोनों अलग अलग रास्ते में चले गए और बड़ा भेड़िया आराम से सही रास्ते में चला गया। कुछ देर बाद तीसरा भेड़िया रास्ता भटक गया। मैं किधर आ गया? यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। मुझे लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया। कहीं बड़े भाई ने मुझे गलत रास्ते में तो नहीं भेजा। इधर दोनों भेड़िए भाई एक जगह पर पहुंचे। अरे, हमारा तीसरा भाई कहाँ है? आपने कहा था कि तीनों रास्ते एक जगह पर पहुंचते हैं, मगर छोटा भाई तो अभी नहीं पहुंचा। अरे, लगता है वो गलत रास्ते में चला गया। खैर छोटे, तुम्हें तो इसके आगे का रास्ता मालूम है ना? तुम बताओ कि इसके आगे किस रास्ते में जाना है। अच्छा जी, ताकि पहले पहुंचकर वह फूल ला ले और राजा बन जाए। अगर ये गद्दारी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इन्हें गलत रास्ता बताता हूँ। बड़े भैया, ये वाला रास्ता सही है, मगर मुझे भी अच्छे से मालूम नहीं है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बड़ा भेड़िया रास्ता भटक जाता है। अरे नहीं, मैं उसकी बातों में कैसे आ गया?
मुझे थोड़ी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए था। उसने मुझे गलत रास्ता बता दिया है। इधर छोटा भेड़िया एक जगह पर पहुंचा जहां बहुत 3 रास्ते थे। अरे यार, कौन सा रास्ता होगा? ये रास्ता तो सिर्फ हमारा छोटा भाई ही जानता था, मगर वो तो पहले ही रास्ता भटक गया है। अब मुझे शाम होने से पहले उस गुफा को ढूंढना होगा, वरना खेल खत्म है। भेड़िया पूरी हिम्मत के साथ एक रास्ते में चला जाता है। रास्ता लंबा था, वो चले ही जा रहा था, मगर उसे समय का अंदाजा नहीं था। चलते चलते वो थक गया। अब कोई मतलब नहीं है, शाम होने वाली है। मुझे लगता है ये रास्ता गलत है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। भेड़िया जब सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों भाई भी मुंह लटकाए वहीं खड़े थे। लगता है तुम्हें भी वो गुफा दिखाई नहीं दी। महाराज, आपने कैसी गुफा के बारे में बताया था? वो तो हमें मिली ही नहीं। मिलेगी कैसे? तुम तीनों के मन में राजा बनने का लालच आ गया था। तुम तीनों तो आपस में एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे थे। तुम तीनों को अलग अलग रास्ते के बारे में मालूम था, मगर एक दूसरे से झूठ बोलने के कारण तुम रास्ता भटक गए। अगर तुम चाहते तो मिलकर गुफा तक पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मक्कारी को चुना। शेर की बात सुन के सभी जानवर समझ गए कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। महाराज, हमें माफ कीजिए। हमें मालूम नहीं था कि इन भेड़ियों में लालच इतना होगा कि आपस में झूठ बोलेंगे। ये राजा बनने योग्य नहीं है। बिल्कुल, राजा के मन में लालच होगा तो वो कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता और ना ही इस जंगल में शांति ला पाएगा। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? आप सभी चिंता न करें, बाघ वो दवाई वाला फूल ले आया है। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और फिर से राजगद्दी संभाल लूंगा। इन तीनों का क्या करना है नैराज? आप कहें तो इन्हें जंगल से निकाल दें? नहीं, जाने अनजाने में इन्होंने मेरी खूब सेवा की है, भले इनके मन में कितने ही मैल थे। इस सबक से इन तीनों भाइयों को सबक मिल चुका होगा कि एकता में ही ताकत है। मिलजुल कर काम किया जाए तो वो कितना आसान हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम जूलिया और ऑस्कर नाम के 2 साइंटिस्टों को बर्फ से भरे हुए एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं, जिसके लिए उन्हें बर्फीले पानी में बम डालकर कुछ धमाके करने पड़े। तभी उन्हें हेडक्वार्टर्स से कॉल आया। उन्हें चेतावनी दी गई कि उनकी लोकेशन पर बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द जूलिया और ऑस्कर को वहां से निकलना होगा। उनके नजदीक घूम रही एक रशियन सबमरीन ने कुछ अजीब और तेज आवाज महसूस की जो उन्हें भी खास समझ नहीं आई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि समुद्र की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थी। जूलिया के स्कैनर्स अजीब तरीके से काम करने लगे और उनके कैंप के आसपास की बर्फ भी तेजी से टूटने लगी। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स उठाना चाहती थी, मगर तूफान उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, तो ऑस्कर उसे खींचता हुआ स्नोमोबाइल तक ले गया। तभी सबमरीन के कैप्टन ने पता लगाया कि यह आवाज किसी जिंदा चीज की है और वह लोग तुरंत उससे बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन अचानक सबमरीन से पानी के अंदर ही एक बहुत बड़ी चीज टकरा गई। ऊपर ऑस्कर और जूलिया बर्फ टूटने के कारण जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से आगे भी बर्फ टूटने लगी। उनकी स्नोमोबाइल जो वहां से निकलने का एकमात्र सहारा थी, जलकर राख हो गई और पानी में डूब गई। जल्द ही धमाकों ने उनके कैंप को भी उजाड़ कर रख दिया और बचे हुए साइंटिस्ट धीरे धीरे डूबकर मरने लगे। उधर सबमरीन को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा था और लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सीट्स पर बैठे थे क्योंकि सब कुछ जोर जोर से हिल रहा था। थोड़ी कोशिश करने के बाद वह फायर करने में कामयाब हो गए और उससे निकली रोशनी ने पानी में कुछ बड़े बड़े टेंटक्स दिखाए। तभी एक आदमी शीशे की स्क्रीन सेट कराकर दूर जा गिरा और चोट की वजह से बेहोश हो गया, इससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब जाए। एक ऑफिसर ने इमरजेंसी मैसेज दबा दिया और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर्स में सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच गई क्योंकि उस सबमरीन में बहुत जरूरी हथियार थे। इसीलिए वह या तो उसे बचाने और अगर बचा नहीं सकते तो उड़ाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजते हैं। इस मिशन को विक्टर लीड करेगा, जो पानी में फंसी हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। उनका परिवार परेशान था कि कहीं विक्टर भी वहां गायब न हो जाए। उसकी मां को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए उन्होंने विक्टर को एक घड़ी दी जो कि विक्टर के पिता की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी रक्षा करेगी, वह जहाँ भी होगे तुम्हारा ध्यान रखेंगे।
उस रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओल्शेस्की भी मिशन पर जा रहे हैं। अब उसे चिंता होने लगी कि मिस्टर ओल्शेस्की इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़े नहीं हो चुके हैं। यह बूढ़ा मरेगा नाम मेरा हो जाएगा। जैसे ही विक्टर सबमरीन में चाहा तभी क्रू मेंबर्स कंप्लेंट करने लगे कि उन्हें छुट्टी से जल्दी वापस बुला लिया गया। दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर उस बर्फीले तूफान में भटक रहे थे। फोन से सिग्नल पकड़ने की कोशिश में जूलिया का ध्यान भटक गया और वह एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी ऑस्कर ने उसे ऐन वक्त पर पकड़ लिया। उसी वक्त जूलिया के फोन में एक ऑयल रिग का सिग्नल मिला और सिग्नल मिलते ही उसने कॉल मिला दी। लेकिन उस बर्फीले तूफान की वजह से बहुत ज्यादा शोर था और रिग के लोग उसकी बात नहीं समझ पाए। थोड़ी देर बाद सिग्नल चला गया और कॉल कट गई। ऑस्कर अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने एक फ्लेयर गन आसमान की तरफ चलाई और थकान के मारे जमीन पर बैठ गया। अगली सुबह सबमरीन दूसरी सबमरीन के गायब होने वाली जगह पर पहुंची। बहुत तैयारी के बाद वो लोग पानी में उतरे। जहाज के क्रू ने नोटिस किया कि ओल्शेस्की विक्टर को एक प्राइवेट रूम में ले गया था। यहाँ कुछ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे और उन्हें एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी गई, जिसे पढ़कर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जल्दी ही पुरानी सबमरीन के गायब होने को लेकर अफवाहें फैलने लगी। वहीं दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर को एक बुई बर्फ में फंसा हुआ मिला। बुई दरअसल एक ऐसा डिवाइस है जो पानी में तैरते हुए आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजता है। तब उनके मन में उम्मीद जाग गई कि कोई तो उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। इसके बाद वह इधर उधर भटकना बंद करके वहीं रुक गए। जब सबमरीन को बुई का सिग्नल मिला तो दोनों तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगे। अचानक से बहुत सारी व्हेल्स सबमरीन के चारों तरफ मंडराने लगी, मगर क्रू मेंबर्स भी बिना उन्हें चोट पहुंचाए नीचे जाने की कोशिश करने लगे। एक व्हेल गलती से स्क्रू हेड से टकरा गई। तभी ओल्शेस्की ने क्रू को सोनार चालू करने को कहा, जबकि विक्टर इस बात से सहमत नहीं था। जब सोनार को एक्टिवेट किया गया तो व्हेल्स थोड़ी दूर चली गई, लेकिन पलक झपकते ही वापस पास आ गई। क्रू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। पर तभी अचानक से सभी व्हेल मछलियां वहां से चली गई। पता चला कि उस एरिया में एक लो फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही है और अचानक ही समुद्र का निचला हिस्सा ऊपर उठ रहा है। तभी अचानक अंधेरे में एक बड़ा सा टेंटिकल हिलने लगा और सिर्फ अपने एक ही वार से उसने व्हेल को मार डाला। सबमरीन के क्रू को तो यह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उनका रेडार सिग्नल देने लगा कि एक बहुत बड़ा जीव उनकी सबमरीन से टकराने वाला है। ओल्शेस्की को लगा कि शायद किसी दुश्मन का जहाज आ रहा है, इसीलिए उसने क्रू मेंबर्स को फायर करने का ऑर्डर दिया। लेकिन विक्टर को यह ऑर्डर सही नहीं लगा, इसीलिए उसने क्रू को जल्दी से छुप जाने को कहा। सबमरीन बर्फ की दीवार में क्रैक के अंदर चली गई। जब भी सबमरीन बर्फ से टकराती तो हिलने लगती और रेडार की आवाज भी और तेज होती जा रही थी, जिससे हेडफोन्स लगाए हुए लोगों के कान दर्द करने लगते हैं। जैसे ही वह अजीब दुश्मन उनका पीछा करता है, क्रू को सबमरीन रोकनी पड़ी क्योंकि एक दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया था। खुशी की बात यह थी कि उनका पीछा करने वाला वह अनजान दुश्मन तब तक जा चुका था। जब क्रू सबमरीन के डैमेज का अंदाजा लगा रही थी तो ओल्शेस्की विक्टर को डांटता है कि उसने बिना सोचे समझे रिस्क लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब उन्हें सबमरीन को ठीक करने के लिए पानी के ऊपर आना होगा। वहीं जूलिया और ऑस्कर कुछ पत्थरों के पास चिपक कर गर्मी लेने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बर्फ टूटने की आवाज सुनाई दी और सबमरीन पानी से बाहर निकल आई। सबमरीन में से लोग तुरंत बचे हुए लोगों को देखकर उनसे मिलने के लिए आए, यह पता होने के बावजूद भी कि यह लोग उस सबमरीन के तो नहीं हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था। क्रू मेंबर्स ने उनकी बात ध्यान से सुनी। विक्टर ने बुई को चेक किया और फिर ओल्शेस्की से बात करने गया। ओल्शेस्की का कहना था कि इन दोनों को थोड़ा खाना देकर यहीं छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि यह दूसरे देश के जासूस हो। लेकिन विक्टर ने उन पर थोड़ी दया करते हुए उन्हें सबमरीन में बैठा लिया। मरम्मत का काम पूरा होते ही सबमरीन फिर से पानी में चली गई और उन्होंने बुए के पास सर्च करना शुरू किया। मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया गया।
फिर विक्टर ने उन्हें मैप दिखाकर उनके कैंप की लोकेशन पूछी और साथ ही यह भी पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। जूलिया बताती है कि उन्होंने वहां बड़े बड़े धमाके देखे थे। विक्टर को लगा कि शायद यही उसके भाई की सबमरीन के डूबने की वजह है। सारा क्रू आगे की योजना के बारे में बात करने लगा, लेकिन ओशस्की ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर पहले रडार में जो भी चीज थी वह खतरा वापस आ सकता है। अगर हम पर फिर से अटैक हुआ तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना तक मुश्किल होगा। लेकिन विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए बेचैन था और ऑर्डर देता है कि सबमरीन जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। ओशस्की ने विक्टर को दूर ले जाकर चेतावनी दी कि यह दूसरी बार है जब उसने गलत फैसला लिया है। अगर एक और बार ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्टर ने अपने एक साथी को समझाया कि हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि अगर दूसरी सबमरीन में कोई जिंदा है तो उसके पास ऑक्सीजन कमी ही बची होगी। तभी जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऑस्कर कहता है कि यह सोनार की आवाज है जो दूसरी सबमरीन को ढूंढ रही है। खोज कुछ देर तक चलती रही, लेकिन फिर रेडार दिखाता है कि वह अजीब दुश्मन फिर से उनका पीछा कर रहा है। विक्टर ने क्रू से कहा कि पहले की तरह एक छुपने की जगह ढूंढो, लेकिन इस बार उनके आसपास कोई इस तरह की जगह नहीं थी। लेकिन वहीं पास में एक ऑयल रिग मौजूद थी, तो विक्टर ने सोचा कि वहां पर छुपने की जगह मिल सकती है। जब सबमरीन पानी की सतह पर आने के लिए तैयार हो रही थी, तब ऑयल रिग के सभी वर्कर्स समुद्र से उठ रहे बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। टेंटिकल्स रिग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सारी बिल्डिंग गिरने लगती है। कई जगह तो जबरदस्त धमाके भी होने लगे। बहुत से वर्कर्स ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कहीं जाने की जगह ही नहीं थी क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही टूट रहा था। जैसे ही सबमरीन का कांटेक्ट रिग से टूटा तो विक्टर पेरिस्कोप की मदद से यह देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर चल क्या रहा है।